3 चोर थे। एक रात उन्होंने साहूकार के घर चोरी करने की सोची। वो तीनों उसके घर में घुसे और उनको वहां बहुत सारे गहने मिले। उन्होंने सारा धन एक थैले में भर लिया। उसे लेकर जंगल की ओर निकल भागे। जंगल में पहुंचने पर उन्हें जोर से भूख लगी। एक चोर बोला, अरे यार, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को भी ले आते तो अच्छा होता। दूसरा चोर बोला, सही कह रहे हो, बहुत भूख लगी है। साहूकार के यहाँ खाना तो था, परंतु पकड़े जाने के चक्कर में मैं रसोई में नहीं गया। तुम जाकर कुछ खाने को ले आओ, हम दोनों यहाँ सामान की रखवाली करते हैं। पहले चोर ने तीसरे चोर की तरफ देख के बोला। वहां खाने को कुछ भी नहीं था, इसलिए तीसरा चोर पास के गांव में कुछ खाने का सामान लेने चला गया। बाकी के दोनों चोर चोरी के माल की रखवाली के लिए जंगल में ही रुक गए। जो चोर खाने का सामान लेने गया था, उसकी नीयत खराब हो गई। उसने मन ही मन सोचा, ये दोनों खुद भी जा सकते थे, पर मुझे ही भेजा। ये दोनों मुझे कमजोर और मूर्ख समझते हैं। ये शायद मेरा हिस्सा भी हड़प करना चाहते हैं, पर मैं भी बहुत समझदार हूं, इतनी जल्दी इनके झांसे में नहीं आऊंगा। वह एक खाने के होटल पर पहुंचा। पहले उसने होटल में खुद खाना खाया, फिर अपने साथियों के लिए खाना खरीदा और उसमें तेज जहर मिला दिया। उसने सोचा, जहरीला खाना खाकर दोनों मर जाएंगे और सारा धन मेरा हो जाएगा। हा 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 हा। इधर जंगल में दोनों चोर खाना का सामान लेने गए अपने साथी की हत्या करने का विचार बना रहे थे। दूसरा चोर बोला, आज तो बहुत धन मिला है, इतना धन तो मैंने पहले कभी नहीं चुराया। हाँ, सही कह रहे हो, पर अब क्या कर सकते हैं, इसके 3 हिस्से तो करने ही पड़ेंगे और कोई चारा भी तो नहीं है। क्यों ना यह धन हम ही रख लें। उसे अपने रास्ते से हटा दें, सारा धन आपस में बांट लें। तीनों चोरों ने अपनी अपनी योजना के अनुसार कार्य किया। पहला चोर जहरीला भोजन लेकर जंगल में पहुंचा और बोला, अरे कहाँ हो तुम लोग, मैं खाना ले आया हूं। तभी उसके दोनों साथी उस पर टूट पड़े और उन्होंने उसका काम तमाम कर दिया। पहला चोर बोला, चलो खाना खाकर इसके हिस्से का भी धन आपस में बांट कर निकल चलते हैं। फिर वे निश्चित होकर भोजन करने बैठे, मगर जहरीला भोजन खाते ही दोनों भी तड़प तड़प कर मर गए। इस प्रकार बुरे लोगों का अंत भी बुरा ही हुआ। एक बार 3 चोर एक जगह बैठकर बहस कर रहे थे, जिनमें एक का नाम हरिया, दूसरे का नाम बुधिया और तीसरे का नाम भिक्खू था। अरे अरे, मैं सबसे ज्यादा चालाक हूं, मुझसे तुम कुछ भी काम करा लो, कानो कान दूसरे को पता नहीं लगेगा। अरे बुधिया, कैसी बातें कर रहा है तू यार। अरे भाई, तुझसे ज्यादा चालाक तो मैं हूँ। मालूम है, जब साहूकार का हमने घोड़ा चुराया था तो मैं ही तो था। भिक्खू बोला, अरे देखो यार, ऐसी बातें मत करो, मैं भी तो तुमसे ज्यादा समझदार हूँ। तुमसे ज्यादा मैंने चोरियां की हैं और आज तक मुझे कोई पकड़ नहीं पाया है। बुधिया बोला, अरे अरे, ऐसा थोड़ा होता है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम आपस में एक प्रतिस्पर्धा करते हैं। जो चोरी करेगा, लेकिन उसके मालिक को पता नहीं लगना चाहिए। हरिया बोला, देखो ये बात तो ठीक है भाई, लेकिन एक शर्त है। भिक्खू बोला, अरे कैसी शर्त है भाई। हरिया बोला, देखो भाई, बात ऐसी है, हम एक ही इंसान के साथ ऐसी चोरी करेंगे, ठीक है, और उसमें से जो सबसे ज्यादा चुनौती वाला काम करेगा वही सबसे बड़ा चोर होगा। तीनों इस बात पर राजी हो गए। उसी समय वहां से एक किसान अपने गधे पर सवार होकर कहीं जा रहा था। उसके पास एक बकरी भी थी जिसमें एक घंटी बंधी हुई थी। चोरों ने उसकी बकरी, गधा और उसके कपड़े चुराने का फैसला किया। उसे देखकर हरिया बोला, देखो भाई, मैं तो इसके कपड़े चुराऊंगा। भिक्खू बोला,
अरे देखो, मैं इसकी बकरी चुरा सकता हूँ, मैं इसकी बकरी चुराऊंगा, इसको पता भी नहीं चलेगा। वह किसान एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। बुधिया ने चुपके से उसकी बकरी की घंटी निकालकर गधे की पूंछ में बांध दी और बकरी लेकर चला गया। थोड़ी देर बाद जब किसान को यह पता लगा तो वह रोने लगा। आय हाय, मेरी बकरी लेके कौन चला गया भगवान, मेरा नुकसान हो गया, पता नहीं कौन दुष्ट ये काम कर गया। अब दूसरा चोर यानी भीखू उसके पास पहुंचा और बोला, अरे भाई, मैंने तुम्हारी बकरी को एक चोर को पतली गली में ले जाते देखा है। क्या कह रहे हो भाई, सही बताओ। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, आप जाकर उस गली में देखो, आपकी बकरी वहीं मिलेगी। किसान अपने गधे को वहीं छोड़कर उस गली की ओर चला गया। मौका देखकर भिखू भी गधा लेकर चला गया। अब बेचारा किसान जब वापस आया तो उसने देखा कि उसका गधा भी वहां पर नहीं है। वह रोने लगा और यह सोचकर कि चलो कोई नहीं, वह अपने घर को वापस जाने लगा। तभी उसने देखा कि एक व्यक्ति कुएं के पास खड़ा होकर रो रहा है। वह उसके पास आया और बोला, अरे भाई, क्या हुआ तुम्हें? अरे भाई, क्या बताऊं, मेरा बटुआ इसमें गिर गया है, उसमें बहुत सारा धन था, मुझे अपनी तनख्वाह मिली थी, मैं अपने घर जा रहा था और मुझे तैरना भी नहीं आता। अब बताओ मैं क्या करूं, रोऊं नहीं तो क्या करूं, बताओ। किसान बोला, अरे भाई देखो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, तुम रो मत, रो मत। वह व्यक्ति बोला, भाई अगर तुम मेरा बटुआ निकाल दो तो मैं तुम्हें 10 सोने की मोहरें दूंगा। किसान यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि चलो, गधा और बकरी तो हाथ से चली गई, लेकिन ये 10 सोने की मोहरें क्यों हाथ से जाने दूं, इनसे मैं गधा और बकरी भी वापस खरीद सकता हूं। वह कपड़े उतारकर कुएं में कूद गया। जैसे ही वह कुएं में कूदा, वह व्यक्ति जो कि हरिया था उसके कपड़े लेकर वहां से भाग गया। इस प्रकार उन तीनों चोरों ने किसान से उसकी बकरी, गधा और कपड़े चुरा लिए। अब जब बात आई कि कौन सबसे ज्यादा चालाक है, तो हरिया को ही सबसे ज्यादा चालाक माना गया। एक गांव में विद्याधत नाम के एक पंडित जी रहा करते थे, जिनका एक छोटा गुरुकुल था जिसमें कई शिष्य पढ़ते थे। एक बार पंडित जी ने अपने 4 विद्यार्थियों को बैलगाड़ी में लेकर घूमने के लिए गए। थोड़ी देर चलने के बाद पंडित जी थक गए। उन्होंने अपने विद्यार्थियों से कहा, बेटा, मुझे बहुत थकान हो रही है, मैं थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहता हूँ। तुम लोग इस बात का ध्यान रखना कि हमारी बैलगाड़ी से कोई भी सामान नीचे न गिर जाए, और हाँ, सावधानी से बैठना। सभी विद्यार्थी एक साथ बोले, आप बिल्कुल चिंता ना करें गुरुजी, आप आराम से सो जाइए। थोड़ी देर बाद बैलगाड़ी एक पत्थर से टकरा गई, जिससे बैलगाड़ी हिलने लगी और पंडित जी का मटका नीचे गिर गया। विद्यार्थी उसे देखते रहे। थोड़ी देर बाद पंडित जी जागे तो पूछे, अरे प्यारे विद्यार्थियों, सब ठीक है ना? एक विद्यार्थी बोला, हाँ गुरुजी, सब ठीक है, लेकिन आपका मटका बैलगाड़ी से नीचे गिर गया। गुरुजी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, क्या मटका गिर गया? अब मैं पानी कहां से पीऊंगा? तो एक विद्यार्थी बोला, गुरुजी, आपने तो हमें सिखाया है कि सिर्फ आपकी बात का पालन करें, और आपने बोला था कि सिर्फ देखना, उठाना नहीं। पंडित जी बोले, अरे मूर्खों, देखते रहने का मतलब होता है कि अगर कोई चीज गिर जाए तो उसका ध्यान रखना, उठा कर रखना, दोबारा ऐसी गलती ना करना। सभी विद्यार्थियों ने हाँ में सिर हिलाया। बैलगाड़ी चलती रही और पंडित जी को फिर नींद आ गई। थोड़ी देर बाद बैलगाड़ी के बैलों ने अचानक गोबर कर दिया। यह देखते ही विद्यार्थी गाड़ी से नीचे उतरे और गोबर का गोला बनाकर गाड़ी के ऊपर फेंक दिया। गोबर सीधा पंडित जी के मुंह पर गिरा। पंडित जी घबराकर बोले, अरे क्या हुआ?
विद्यार्थियों ने कहा, गुरुजी आपने ही तो कहा था बैलगाड़ी से नीचे गिरने वाली चीज को तुरंत उठाकर वापस रख दो, इसलिए हमने गोबर को तुरंत वापस बैलगाड़ी में रख दिया। पंडित जी परेशान होकर बोले, तुम साधारण चीजों को भी नहीं समझ सकते हो, कितने मूर्ख हो। थोड़ी देर बाद उन्होंने बच्चों को एक लिस्ट बनाकर दी कि गाड़ी में से क्या क्या चीजें गिरने पर उठाकर रखनी है, और थोड़ी देर बाद फिर सो गए। जब बैलगाड़ी एक नदी के किनारे से गुजरी तो बैलगाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और पंडित जी सीधा लुढ़कते हुए नहर में गिर गए। पंडित जी जोर से चिल्लाने लगे, अरे बचाओ बचाओ। लेकिन बच्चे उन्हें उठाने के बजाय लिस्ट देखने लगे कि उसमें पंडित जी का नाम है या नहीं। पंडित जी जोर से चिल्लाए, मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूं। बच्चे अपने गुरु को बहुत प्रेम करते थे, वह तुरंत गाड़ी से उतरे और गुरु को बचा लिया। गुरु जी गुस्से में बोले, मुझे गिरता हुआ देखकर तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं? विद्यार्थी बोले, गुरुजी आपने ही तो सिर्फ आपके आदेश का पालन करने के लिए कहा था, हम लिस्ट में देख रहे थे कि आपका नाम है या नहीं। पंडित जी अपने विद्यार्थियों की बातों को सुनकर अपना सर पकड़कर बैठ गए और उन्हें समझ में आ गया कि उन्होंने अपने विद्यार्थियों को कितनी शिक्षा दी है। शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों को हर विषय का ज्ञान देना चाहिए ताकि वे अपने जीवन को उज्जवल बना सके। उन्हें रटा रटाया ज्ञान नहीं पढ़ाना चाहिए। अरे भाई, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? जी बताइए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? मेरा नाम मानिक चंद है, मैं पास के राज्य से आ रहा हूँ। यहाँ आते आते रात हो गई। क्या आप बता सकते हैं यहाँ कोई रात गुजारने के लिए होटल या सराय है? हाँ, आप सीधे जाकर दाएं मुड़ जाइए। अच्छा भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मुझे यहाँ रात भर के लिए कमरा मिल सकता है? हाँ हाँ, मिल जाएगा मिल जाएगा, पर भाई आपको 200 रुपये देने होंगे एक कमरे के। और हाँ, आपको जो घोड़ा है इसे अस्तबल में बांध दो। अरे इसे कहाँ ले जा रहे हो? मैं अपना घोड़ा लेने आया हूँ सराय में। यह घोड़ा मेरा है, इसे घोड़े को मेरे सराय ने जन्म दिया है। अरे कैसी बात कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? मैं रात को इसी पर बैठकर आया था। तुम पागलों की तरह बोल रहे हो, यह घोड़ा मेरा है, तुम झूठ बोल रहे हो। कोई गवाह है तुम्हारे पास जिसने तुम्हें देखा हो घोड़े पर आते हुए? अरे कालिया, जल्दी आओ, भगाओ इसे यहाँ से। क्या हुआ भाई, दुखी क्यों हो? और तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? क्या बताऊं, मैं कल जिस सराय में रुका था वहां का मालिक बहुत ही धूर्त निकला। उसने मेरा घोड़ा ये बोल के रख लिया कि उसको उसके अस्तबल ने जन्म दिया है। मैं आपको बोलने ही वाला था, पर आप जल्दी निकल गए। मेरे जानकार एक पंडित जी है जिनका नाम देवधर है, आप उनके पास चलिए और सारी कहानी सुनाइए। नमस्ते पंडित जी, कैसे हैं आप? अरे भाई, आओ आओ, बताओ आज यहाँ कैसे आना हुआ? पंडित जी, कली व्यापारी भाई अपने घोड़े पर बैठकर सराय का रास्ता पूछ रहे थे, तो मैंने इन्हें गांव के बाहर सराय है उसका पता बताया था। अरे पर वो तो बहुत धूर्त व्यक्ति है, फिर क्या हुआ? अगली सुबह जब मैं अपने घोड़े को लेने सराय में गया तो उसने मेरा घोड़ा ये बोलकर रख लिया कि उसको उसके अस्तबल ने जन्म दिया है। अच्छा, तो यह बात है। यहाँ का न्यायाधीश उसका रिश्तेदार है, वह उसके पक्ष में ही न्याय करेगा। मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, आप वैसा ही करिए। मैं भी आप लोगों के साथ चलता हूँ। कोई गवाह है तुम्हारे पास जिसने तुम्हें देखा हो घोड़े पर आते हुए? जी हाँ बिल्कुल, एक किसान ने देखा था। ठीक है, किसान को बुलाओ। कचहरी में देर से क्यों आए हो? श्रीमान, मैं देरी से आने के लिए क्षमा चाहता हूँ। मुझे आने में देर इसलिए हुई क्योंकि मैं अपने खेत में उबले हुए गेहूं बो रहा था। परंतु उबले हुए गेहूं तो उब ही नहीं सकते, तुम ये क्या कर रहे थे, पागल हो? न्यायाधीश महोदय, जब अस्पताल घोड़े को जन्म दे सकता है तो कुछ भी संभव है।
तुम्हें धोखाधड़ी के अपराध में सजा सुनाई जाती है। तुम 1000 रुपया व्यापारी को दो और उसका थोड़ा भी। देवधर जी, आपने मेरी बहुत सहायता की, आपका धन्यवाद। दीपनगर गांव में भरतलाल नाम का एक साहूकार रहता था। उसके पास धन संपत्ति, नौकर चाकर की कोई कमी नहीं थी। विवाह के बहुत समय पश्चात उसे एक पुत्री प्राप्त हुई। अब साहूकार सोचने लगा, अब यहाँ पुत्री का जन्म हुआ है, कितना खर्चा बढ़ गया है मेरा। अब लोगों को दावत करानी होगी, पंडितों को भी भोज कराना होगा, उन्हें दान दक्षिणा देनी होगी, तरह तरह के रस्म रिवाज करने होंगे। उसके बाद जब पुत्री बड़ी हो जाएगी तो ढेर सारा पैसा बर्बाद होगा। अरे अब क्या करूं? साहूकार ने अपनी पुत्री के नामकरण का कार्यक्रम शुरू किया। उसने सभी गांव के लोगों को भोजन ना कराने का सोचकर सिर्फ गांव के ब्राह्मणों को ही निमंत्रण देने का सोचा। उसने तुरंत अपने नौकर को बुलाया। अरे हरिया, जल्दी आओ। जी मालिक, बोलिए। अरे जाओ जरा गांव के जो मुख्य पंडित हैं उन्हें कहकर आओ कि हमारे यहाँ भोज पर आए। हमारी पुत्री के जन्म के लिए हम भोज आमंत्रित कर रहे हैं। जी मालिक, अभी जाता हूँ। पंडित जी, पंडित जी। अरे कौन आ गया सुबह सुबह? बोलो भाई, क्या हुआ? पंडित जी, हमारे जो साहूकार साहब हैं उन्होंने कहा है कि कल आप उनके यहाँ भोज पर आए। अरे भोज पर आए? क्या हुआ बताओ तो सही। अरे हमारे यहाँ पुत्री हुई है। अच्छा अच्छा, ठीक है, हम आ जाएंगे भाई, हम आ जाएंगे। सभी ब्राह्मण आश्चर्यचकित थे कि इतना कंजूस साहूकार भोजन के लिए कैसे आमंत्रित कर रहा है। वह आपस में बात करने लगे। अरे हम तो कह रहे हैं ये जो साहूकार है हमें मूर्ख बना रहा है। इतना समय हो गया, कभी आज तक हमें भोजन के लिए पूछा उसने? अरे भोजन छोड़ो भैया, कभी उसने हमें कोई दान दक्षिणा के लिए बुलाया? आप कहा तो सही रहे हो भैया, लेकिन जब बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा। अरे जाने में फर्क ही क्या है, एक बार जाके देख लेते हैं, क्या पता साहूकार सुधर गया हो। सभी ब्राह्मण तय समय पर साहूकार के यहाँ पहुंच गए। साहूकार जो सभी गांव वालों को भोजन ना कराकर केवल ब्राह्मणों को भोजन करा रहा था, उसके मन में धन बचाने का उपाय चल रहा था। उसने सोचा, अरे आज तो ब्राह्मणों को कम खर्चे में भोजन कराऊंगा, मेरा पैसा भी बच जाएगा, कसम पैसों की। सभी ब्राह्मण साहूकार के यहाँ पहुंचे। साहूकार ने सबका स्वागत किया और आसन ग्रहण करवाया। उनकी थाली में सिर्फ 2 लड्डू ही परोसे गए। अरे ये सिर्फ 2 लड्डू? अरे महाराज आप खाइए, लेकिन एक शर्त है। अरे कैसी शर्त है? शर्त यह है महाराज कि आपको यह लड्डू बिना हाथ टेढ़े किए खाने हैं। जैसे जैसे आप लड्डू खाएंगे वैसे वैसे और भोजन आ जाएगा, कसम पैसों की। ब्राह्मणों ने साहूकार की चाल को समझ लिया। अब सभी ब्राह्मण आपस में विचार विमर्श करने लगे। अरे मैं ना कहता था ये साहूकार बहुत धूर्त किस्म का व्यक्ति है, देखो क्या कह रहा है। उन पंडितों में एक बहुत ही समझदार पंडित था जिसका नाम देवधर था। देवधर ने अपने साथी पंडितों से कहा, अरे अरे आप लोग ऐसे परेशान ना होइए, मेरे पास इसका एक उपाय है। अरे क्या उपाय है तुम्हारे पास? हम सब लोग एक एक लड्डू खुद ना खाकर एक दूसरे को खिलाएंगे, जिससे हमारा हाथ नहीं मुड़ेगा। सभी पंडितों को उसकी राय जच गई। तभी उस ब्राह्मण ने अपनी थाली का लड्डू उठाकर सामने वाले ब्राह्मण को खिला दिया और ऐसे उसका हाथ भी नहीं मुड़ा। अब सभी ऐसे ही लड्डू खाने लगे। साहूकार की तरकीब से काफी परेशान हुआ। अरे अरे कितना खाओगे? अरे भाई पेट अपना है, अन्न तो पराया है, कसम पैसों की। उसकी शर्त के अनुसार ब्राह्मणों को खाना परोसा जाने लगा। सभी ब्राह्मणों ने भर पेट खाना खाया और साहूकार को धन्यवाद दिया। साहूकार जी, कभी भी ऐसा दोबारा मत कीजिएगा, इसमें आपका ही नुकसान है। ऐसा कहकर देवदत्त और बाकी पंडित घर चले गए। बेचारा साहूकार
कई दिन तक चिंतित रहा और हिसाब लगाता रहा कि उसे कितना नुकसान हुआ। कंजूसी और षड्यंत्र से कभी किसी का भला नहीं होता। किसी भी खुशी को मिल बांटकर मनाने पर ही खुशी दुगनी होती है और धन धान्य की वृद्धि होती है। बहुत समय पहले कान्हा नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और वह लोगों से भीख मांगकर गुजारा करता था। एक दिन वह समुद्र किनारे बैठा हुआ था और सोच रहा था, काश मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाए जिससे मैं बहुत अमीर आदमी बन जाऊं और अपने जीवन को चलाने के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े। यह सोचकर वह ऊपर वाले से विनती करने लगा और चुपचाप वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद समुद्र की लहरों में से एक सुंदर कांच की बोतल उसके पास आ गई। उस बोतल पर एक ढक्कन लगा हुआ था और उसके अंदर एक कागज था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। कान्हा ने बोतल का ढक्कन खोला। जैसे ही उसने ढक्कन खोला, उसके अंदर से एक जिन्न बाहर आया। कान्हा उसे देखकर डर गया। तभी जिन्न ने कहा, क्या हुक्म है मेरे आका? मैं आज से आपका गुलाम हूँ, परंतु मैं आपका गुलाम तब तक रहूंगा जब तक आप अपनी 3 ख्वाहिशें पूरी नहीं कर लेते। जिन्न की बात सुनकर कान्हा समझ चुका था कि उसके हाथ एक ऐसी चीज लग गई है जो उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर सकती है। उसने जिन्न से कहा, अच्छा, तुम मेरी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हो? जी हाँ, लेकिन मैं आपकी सिर्फ 3 ख्वाहिशें ही पूरी कर सकता हूँ। कान्हा ने अपनी पहली ख्वाहिश बोली। अच्छा, तो मैं सबसे पहले ये चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक ऐसा घर बनाओ जो बहुत ही बेहतरीन हो, उसे देखकर हर किसी की आंखें फटी रह जाएं। इसके बाद वह जिन्न गोल गोल घूमने लगा। देखने में लग रहा था जैसे कोई बवंडर आ गया और वह कान्हा को दूसरी जगह लेकर पहुंच गया। जिन्न ने कान्हा से कहा, क्या यह जगह आपके लिए सही है मालिक? जिन्न कान्हा को ऐसी जगह ले आया जो उसके घर के लिए बहुत ही बेहतरीन थी। उस जगह को देखकर कान्हा ने कहा, यह जगह तो बहुत अच्छी है, तुम यहाँ मेरा घर बना सकते हो। कान्हा के ऐसे कहते ही उस जगह पर जबरदस्त बिजली कड़कने लगी और देखते देखते वहां एक घर बन गया। घर बनने के बाद जिन्न ने कहा, मेरे आका, आपकी एक ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। अब आपके पास सिर्फ 2 ख्वाहिशें बची हैं। आप चाहें तो उन्हें तुरंत मांग सकते हैं। नहीं नहीं, अभी नहीं, मैं तुमसे वह बाद में सोच समझ कर मांगूंगा। अब कान्हा के पास अपना महल जैसा घर था। वह उसमें आराम से रहने लगा। उसके पास नौकर चाकर, खाना बनाने वाले रसोइया भी थे। अब कान्हा अपनी दूसरी ख्वाहिश के बारे में सोचने लगा। एक दिन यह सोचते हुए बाजार चला गया। बाजार में उसने कुछ बच्चों को देखा जो भूखे थे और दूसरों से खाना मांग रहे थे। उन बच्चों को देखकर कान्हा को अपना समय याद आ गया जब वह भी इसी तरह भोजन मांगकर खाता था। वह उनके लिए कुछ करना चाहता था। वह अपने घर गया और जिन्न से बोला, मैं अपनी दूसरी ख्वाहिश मांगना चाहता हूँ। जी, हुक्म करिए मेरे आका। कान्हा ने अपनी दूसरी ख्वाहिश मांगी। मैं चाहता हूँ कि आज से कोई भी इस नगर का बच्चा भूखा ना रहे। उन्हें कभी भी खाने के लिए दूसरों से कुछ ना मांगना पड़े। जिन्न ने कान्हा की ख्वाहिश पूरी कर दी। उसके बाद जिन्न बोला, मेरे आका, आपकी 2 ख्वाहिशें पूरी हो चुकी हैं। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्वाहिश बची है। क्या आप उसे पूरी करवाना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं तीसरी ख्वाहिश भी सोच समझ कर ही बताऊंगा। अब कान्हा खुश था। उसके पास खुद का घर था। बच्चों को अब से भूखा नहीं रहना पड़ता था। कुछ दिन बाद कान्हा ने सोचा, अरे अभी तो मेरी एक ख्वाहिश और बाकी है, पर वह क्या मांगे? अगर वह तीसरी ख्वाहिश मांग लेता है, उसके बाद क्या होगा? क्या वह जिन्न चला जाएगा या इसके अलावा कुछ और भी होगा? कान्हा ये सोच ही रहा था कि उसके आगे क्या होने वाला है। तभी उसे याद आया, उस कांच की बोतल में एक कागज था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। वह तुरंत उस बोतल को उठा लाया और उस कागज को बाहर निकाला। उस कागज पर लिखा था, कोई भी व्यक्ति इस जिन्न से 3 ख्वाहिश मांग सकता है, लेकिन 3 ख्वाहिश पूरी हो जाने के बाद उस व्यक्ति को सारी जिंदगी इस बोतल में जिन्न बनकर कैद रहना पड़ेगा। इसके बाद वह जिन्न आजाद हो जाएगा। यह पढ़ते ही कान्हा घबरा गया। अब वह बार बार सोच रहा था कि वह क्या करे। उसे एक तरकीब सूझी। उसने जिन्न को बुलाया
क्या हुक्म है मेरे आका? मैं तुमसे अपनी तीसरी ख्वाहिश पूरी करवाना चाहता हूँ। जैसे ही जिन ने ये सुना, वह अंदर अंदर खुश होने लगा। वह सोच रहा था कि अब वह हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा और बोतल में नहीं रहना पड़ेगा। मेरी तीसरी ख्वाहिश यह है कि अब से तुम सारी जिंदगी मेरे गुलाम रहोगे और मेरे मर जाने के बाद तुम वापस इसी बोतल में चले जाओगे। यह सुनकर जिन गुस्से से चिल्लाने लगा, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था और वह कान्हा का गुलाम रहा। रामपुर नाम का एक गांव था। वहां के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। राज्य की खुशहाली उस समय भंग हो गई थी जब राज्य में रात के समय किसी घंटे के टन टन की आवाज आती थी। इसी कारण सभी समझ रहे थे कि यह कोई भूत कर रहा है और भूत के डर के कारण सभी चिंतित थे। इस प्रेत के आतंक से वहां का राजा भी चिंतित था, मगर किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक दिन राज्य के महामंत्री ने राजा को सुझाव दिया, महाराज, अगर हम आसपास के राज्यों में यह मुनादी करवा दें कि जो कोई भी घंटे वाले प्रेत को खत्म कर देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। राजा ने महामंत्री की सलाह पर तत्काल अमल किया और राज्य के आसपास वाले इलाकों में मुनादी करवा दी कि घंटे वाले प्रेत को खत्म करने वाले को मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। परंतु डर के मारे किसी का भी साहस नहीं हुआ कि वह इस कार्य को कर सके। उसी राज्य में एक बुढ़िया रहती थी। वह अत्यंत गरीब परंतु साहसी थी। उसके साहस की चर्चा आसपास के इलाकों में भी फैली हुई थी। राजा की मुनादी सुनकर वह राजा के पास गई। उसने भूत को मारने का बीड़ा उठाया। राजा की आज्ञा पाकर वह राज्य के उस हिस्से में गई जहां पर टन टन की आवाज आती थी। उसने उनसे पूछा, रात को घंटे की आवाज किस दिशा से आती है? लोगों ने बताया कि जंगल की ओर से। अगले दिन वह बुढ़िया रात को जंगल में गई। थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा कि कुछ बंदर एक घंटे को पेड़ पर टांगकर हिला रहे हैं और खुशी के मारे उछल कूद कर रहे हैं। यह देखकर बुढ़िया समझ गई कि क्या मामला है। उसने अनुमान लगाया, हो ना हो इन बंदरों के हाथ कहीं से घंटा लग गया और ये इसे बजाकर खुश हो रहे हैं और ये लगता है इसे रात को ही बजाते हैं। बुढ़िया ने वहीं खड़े खड़े उन बंदरों से निपटने की तरकीब सोची और वापस आ गई। सुबह अंधेरे में ही वह अपने साथ कुछ चने लेकर जंगल की ओर रवाना हो गई। बुढ़िया चने लेकर जंगल में उसी स्थान पर पहुंची जहां बंदर घंटा बजाते थे। उसने चनों को जमीन पर डाल दिया। चनों को देखते ही सारे बंदर चनों पर टूट पड़े और बुढ़िया ने मौका देखकर वह घंटा पेड़ से उतार दिया। बंदर चने खाने में ही मगन रहे। बुढ़िया घंटा लेकर पास के एक तालाब पर पहुंची और घंटे को तालाब में डाल दिया और फिर राज्य में वापस आ गई। सब लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गए। बुढ़िया राजा के पास पहुंची और उससे बोली, महाराज, अब वह प्रेत आपको कभी परेशान नहीं करेगा। मैंने सदा के लिए उसे मार डाला है। राजा ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, मगर तुमने उसे मारा कैसे? महाराज, मैं तंत्र मंत्र जानती हूं। मैंने उस प्रेत को जला डाला है। तब राजा ने उसे मुंह मांगा इनाम दिया। बुढ़िया वापस लौटते हुए सोच रही थी, कितने मूर्ख लोग हैं। यदि ये अकल से काम लेते तो इतना सारा धन मुझ पे खर्च नहीं करना पड़ता। और बुढ़िया खुशी खुशी रहने लगी। एक राज्य में एक राजा मानक सिंह अपने दरबारियों से पहेलियां पूछा करते थे। जो कोई भी उनके प्रश्न का जवाब नहीं दे पाता था उसे सजा मिलती थी। खेत में उपजे सब कोई खाए, घर में होवे घर खा जाए। बताओ इस पहेली का उत्तर क्या है? महाराज, क्षमा करें, मुझे इसका उत्तर नहीं पता महाराज। इस प्रश्न का उत्तर है फूट। अगर घर में फूट पड़ जाए तो पूरा घर खा जाती है। राज्य के गांव में शिवम नाम का एक समझदार व्यक्ति रहता था। एक दिन वह जा रहा था तो उसने देखा कि कुछ लोग बातें कर रहे हैं। अरे काका, बहुत परेशान लग रहे हो। तुम तो राज दरबार गए थे ना, महाराज की पहेली का उत्तर देने। क्या हुआ? अरे क्या बताऊं बेटा,
मैं वहां गया था सोच के कि महाराज की पहेली का उत्तर दूंगा तो मुझे इनाम मिलेगा, पर मैं पहेली का उत्तर नहीं दे पाया बेटा, तो महाराज ने मुझे 10,000 का जुर्माना लगा दिया। अरे का करें काका, हमारे महाराज बहुत अच्छे हैं, पर उनमें बहुत बुरी आदत है पहेली पूछने की। शिवम ने यह सुना तो उसने महाराज को चुनौती देने की सोची। एक दिन शिवम राजदरबार में आया और महाराज मानक सिंह को चुनौती देते हुए बोला, महाराज मैं आपसे 3 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यदि आपने मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर सही नहीं दिए तो आप मुझे अपना सिंहासन देंगे। राजा मानक सिंह ने उसकी बात मान ली। शिवम बोला, महाराज पहले आप पूछिए फिर मैं पूछूंगा। एक नारी के हैं 2 बालक, दोनों एक ही रंग, एक फिरे एक ठाड़ रहे, फिर भी दोनों संग, बताओ। शिवम ने इसका उत्तर दिया, महाराज यह चक्की है। अब शिवम ने प्रश्न पूछे, हवा से अधिक तेज कौन है, परेशानी के समय सहायता कौन करता है, और विश्व की सबसे मीठी वस्तु कौन सी है। राजा ने बहुत सोचा लेकिन वह उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए। राजा ने उसके सवालों का जवाब पाने के लिए अगले दिन आने को कहा। राजा ने अपने दरबारियों से, अपने मंत्रियों से बहुत पूछा, लेकिन किसी को भी इन सवालों का जवाब नहीं पता था। अब राजा को अपना सिंहासन खोने का डर लगने लगा। अगले दिन शिवम दरबार में आया। राजा से पूछा, महाराज क्या आपको इन सवालों का जवाब मिला। राजा ने कहा, तुम्हारे सवाल सच में बहुत अजीब हैं, परंतु मुझे इसका जवाब नहीं मिला। महाराज यदि आप मुझसे ये वादा करें कि आप कभी किसी से ऐसे प्रश्न पूछकर उन्हें सजा नहीं देंगे तो मैं सिंहासन का दावा छोड़ दूंगा। राजा ने उससे वादा किया और तीनों प्रश्नों के उत्तर जानने चाहे। महाराज हवा से भी अधिक तेज मन की इच्छाएं हैं, परेशानी के समय किसी का सहारा मदद करता है, और मिठाई से भी मीठी वाणी है। यह कहकर शिवम वहां से जाने लगा तो राजा ने उससे कहा, तुम वास्तव में बहुत समझदार हो। तुम्हारे जैसे इंसान की आवश्यकता हमें अपने राजदरबार में है। हम तुम्हें अपना मंत्री बनाते हैं। इस तरह शिवम मंत्री बन गया और राजा ने फिर कभी किसी से पहेली नहीं पूछी। एक समय की बात है, एक धामपुर रियासत थी। उसके मंत्री ने अपनी बेटी का विवाह समारोह आमंत्रित किया था। उसने राजा को भी इसमें निमंत्रित किया। जब राजा अपने परिवार के साथ विवाह समारोह में पहुंचा तो मंत्री बोला, प्रणाम महाराज, आप आए, आपने मेरी शोभा बढ़ा दी। राजा बोला, अरे मंत्री जी, आप कैसी बात कर रहे हैं। आप हमारे इतने सम्माननीय मंत्री हैं, हम आपकी पुत्री के विवाह में नहीं आएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। मंत्री यह सुनकर बहुत ही खुश हुआ और उन्हें सम्मान पूर्वक विशिष्ट आसन पर बैठाने के लिए ले गया। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि राजा का एक कर्मचारी वहां पर बैठा हुआ है। उसने कर्मचारी को बोला, अरे ये तुम क्या कर रहे हो, ये राजा जी की बैठने की जगह है, तुम यहाँ क्यों बैठे हो। तुम्हें अपने आप को पता है कि तुम एक अधने से कर्मचारी हो, तुम्हें राजा की जगह पर नहीं बैठना चाहिए, हटो यहाँ से। उस कर्मचारी को बहुत ही अपमान महसूस हुआ। उसने सोचा, इसे मैं छोड़ूंगा नहीं, इसने मेरा बहुत ही अपमान किया है। यह चाहता तो मुझे बड़े आराम से भी ये बात बोल सकता था। कोई बात नहीं मंत्री जी, मैं आपसे इसका बदला लेकर रहूंगा। अगले दिन जब वह सुबह सुबह राजा का कक्ष साफ कर रहा था तो वह जानबूझकर बड़बड़ाया, राजा कितने नादान हैं, उन्हें क्या पता कि रानी और मंत्री के बीच क्या चल रहा है। राजा आधी नींद में था। वह बोला, यह क्या बकवास कर रहे हो। कर्मचारी बोला, महाराज मैं तो पूरा सो नहीं पाया, मैं नींद में बड़बड़ा रहा था। सफाई कर्मचारी ने जवाब दिया। हालांकि उसकी ये बात सुनकर राजा के मन में संदेह के बीज पड़ गए थे। अब कर्मचारी रोज कुछ न कुछ ऐसी बात बोलता कि राजा को उसकी बातों पर विश्वास होता चला गया। अब राजा मंत्री से चिढ़ने लगा और समय समय पर अपमानित करने लगा। एक दिन उसने अपने द्वारपालों से कहा, देखो
अगर वो मंत्री आए तो उसे महल में घुसने मत देना और उसे बाहर से बाहर ही भगा देना। बोलना महाराज उनसे नहीं मिलना चाहते। द्वारपाल बोला, जी महाराज, जैसा आपका हुक्म। मंत्री राजा के व्यवहार से बहुत चकित था, लेकिन कुछ विचार करने के बाद भी उसके समझ में नहीं आ रहा था। उसने अपने एक विश्वसनीय पात्र से पता किया कि यह सब करा धरा उस सफाई कर्मी का है और वही इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। अब वह मंत्री सोचने लगा, मैंने उसका अपमान किया इसलिए वह मुझसे बदला लेना चाहता है। ओह, ये मैंने क्या किया। और मुझे उसे दोबारा प्रसन्न करना होगा ताकि राजा की निगाह में मेरा सम्मान दोबारा मिल सके। एक दिन मंत्री ने उस सफाई कर्मचारी को अपने घर पर भोजन करने का निमंत्रण दिया और बोला, देखो दोस्त, मुझसे क्षमा करो, मुझसे उस दिन बहुत ही अपशगुन वाली बात हुई, पर मैं क्या करता, आप भी महाराज की जगह में बैठे हुए थे और मैं महाराज को कहीं और कैसे बैठा सकता हूं जब वो स्थान महाराज का ही था। मैंने तुम्हारा अपमान किया, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया इन सुंदर कपड़ों को उपहार के रूप में ग्रहण करो और मेरे साथ भोजन करो। सफाई कर्मचारी बड़ा खुश था। वह सोचने लगा, अरे मंत्री तो बहुत अच्छा आदमी है, मैंने उसके साथ गलती कर दी, अब मैं ही इसे सुधारूंगा। वह बोला, मंत्री जी आप चिंता ना करें, मैं ऐसा कार्य करूंगा कि महाराज आपको स्वयं बुलाएंगे। वह वहां से निकला और अपने कार्य पर लग गया और प्रयास करने लगा कि मंत्री के बारे में राजा की धारणा बदली जाए। एक बार जब वह राजा के कक्ष के बाहर बैठा पहरा दे रहा था तो उसने देखा कि राजा जगने वाला है और वह बड़बड़ाने लगा, अरे राजा का तो दासी के साथ प्रेम संबंध है, बड़ी लज्जा की बात है। राजा ने उसका बड़बड़ाना सुना तो उठकर बैठ गया। राजा ने सफाई कर्मचारी को बहुत डांटा। सफाई कर्मचारी बोला, क्षमा करें महाराज, मैं पूरी रात सो नहीं पाया, इसलिए नींद में बड़बड़ा रहा था। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह सोचने लगा, अरे ये मैंने क्या किया। इसकी बातों में आकर मैंने अपने अच्छे सलाहकार की अनदेखी शुरू कर दी। ओह, मुझे अपनी गलती वापस सुधारनी पड़ेगी। द्वारपाल, द्वारपाल। जी महाराज, और आज्ञा दीजिए। जाओ, जाकर मंत्री जी को बुला के लाओ, हम उनसे क्षमा प्रार्थना करना चाहते हैं। इतने मंत्री जी आकर बोले, जी महाराज बताइए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें क्षमा करो। इसके बाद दोनों फिर से मित्र बन गए। एक समय की बात है, चंद्रपुर में रघु नाम का एक ठग रहा करता था। वह आने जाने वाले राहगीरों को ठगा करता था। गांव वाले उसकी हरकत से परेशान थे, लेकिन कोई भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाता था क्योंकि उन्हें डर रहता था कहीं ये हमें ही न ठग ले। वह लोग मिलकर भी कोई तरकीब नहीं निकाल पा रहे थे जिससे रघु को सबक सिखाया जाए। एक दिन रघु जा रहा था तो उसने देखा कि एक नौजवान आ रहा है। उसके हाथ में घोड़े की लगाम और दूसरे हाथ में बकरी की रस्सी थी। राम राम भैया, लगता है बड़ी दूर से आ रहे हो। हाँ, मैं दूर गांव में रहने वाला हूँ, अपने ससुराल जा रहा हूँ। मुझे कुछ रुपयों की आवश्यकता है, इसलिए अपनी बकरी बेचना चाहता हूँ, अजनबी ने जवाब दिया। यह सुनते ही रघु ने उसे ठगने की योजना बना ली। वह बोला, अच्छा, घोड़े के साथ जो बकरी है वह कितने की दोगे? अजनबी बोला, 500 रुपए की। ठीक है, मुझे सौदा मंजूर है, यह लो 500 रुपए। चलो अब घोड़े से उतरो, यह घोड़ा भी मेरा हुआ। ठग ने कहा, क्या तुमने सिर्फ बकरी ली है, घोड़ा नहीं? अरे घोड़ा कैसे नहीं दोगे, मैंने तुमसे पूछ लिया था इस घोड़े के साथ जो ये बकरी है वह कितने की दोगे। यानी घोड़े और बकरी दोनों की कीमत 500 रुपए थी जो मैंने तुम्हें दे दी। रघु बोला। अब वहां कुछ लोग जमा हो गए। उन्होंने ना चाहते हुए भी रघु की बात पर ही हामी भरी। रघु उस अजनबी से घोड़ा और बकरी लेकर शाम से अपने घर की तरफ चल दिया। तभी उस अजनबी ने उसे रोका। अरे भैया,
उसकी आवाज सुनकर रघु रुक गया और बोला, क्या बात है? बात दरअसल यह है, मेरा घोड़ा और बकरी तो तुमने ले ली, अब मैं क्या मुंह लेकर अपने ससुराल जाऊंगा? मैं अपनी ये रेशमी पगड़ी भी बेचना चाहता हूँ। पगड़ी की कीमत सिर्फ 1 मुट्ठी चावल लूंगा। यह सुनकर रघु सोचने लगा, अरे वाह, आज का दिन तो बहुत बढ़िया है, ये तो बिल्कुल उल्लू निकला। ठीक है, तुम इतना निवेदन कर रहे हो तो मैं ठुकरा नहीं सकता। सामने ही मेरा घर है, साथ चलो, मैं तुम्हें 1 मुट्ठी चावल दिलवा देता हूँ और ये पगड़ी मेरी हुई। घर पहुंचते ही रघु ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, अरे भाग्यवान सुनती हो, जरा 1 मुट्ठी चावल लाना। इस अजनबी से मैंने उसकी पगड़ी 1 मुट्ठी चावल के बदले खरीदी है। उसकी पत्नी जैसे ही 1 मुट्ठी चावल लेकर उस अजनबी को देने लगी, उसने तुरंत रघु की पत्नी का हाथ पकड़ लिया और चाकू निकालकर उसकी मुट्ठी काटने के लिए बढ़ने लगा। यह देख रघु चिल्लाया, अरे ये क्या कर रहे हो? मैं ये मुट्ठी काट रहा हूं, तुम इस 1 मुट्ठी चावल के बदले पगड़ी का सौदा कर चुके हो। अजनबी बोला। यह सुनकर रघु के पैरों तले जमीन खिसक गई। सभी गांव वाले उस अजनबी की चतुराई देखकर वाह वाह करने लगे, क्योंकि आज शेर को 1.25 शेर मिल गया था। रघु गिड़गिड़ाकर बोला, अरे भैया मुझे माफ कर दो, मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ। यह लो तुम्हारा घोड़ा और बकरी, ये 500 रुपए भी तुम ही रखो, किंतु मेरी पत्नी को छोड़ दो। ठीक है, अब आई अकल ठिकाने। यह कहकर वह अजनबी अपना घोड़ा और बकरी लेकर अपनी यात्रा पर चल दिया। इसीलिए कहते हैं कि इंसान को अपने आप को ज्यादा समझदार नहीं समझना चाहिए, कभी न कभी शेर को 1.25 शेर मिल ही जाता है। एक बार एक धनी व्यक्ति अपने घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहा था। रास्ते में जंगल पड़ता था। वहां पहुंचते पहुंचते उसको रात हो गई। वह रात गुजारने के लिए इधर उधर देखने लगा। थोड़ी दूरी पर उसे एक झोपड़ी नजर आई। वह झोपड़ी वाले के पास जाकर बोला, मैं एक व्यापारी हूँ, शहर जा रहा था, रास्ते में रात हो गई, क्या आप मुझे अपनी झोपड़ी में रात गुजारने देंगे? उस व्यक्ति की बात सुनकर झोपड़ी वाला बोला, आप आराम से मेरी झोपड़ी में रात बिता सकते हैं, लेकिन घोड़ा आपको झोपड़ी के बाहर ही बांधना होगा। हाथ के इशारे से झोपड़ी वाले ने सेठ को जानवरों का बाड़ा दिखा दिया। बाड़े में घोड़े को बांधकर सेठ झोपड़ी में चला गया और रात भर आराम से सोया। सुबह उठकर जब वह बाड़े से अपने घोड़े को लेने गया तो उसे घोड़े की पूंछ गायब मिली। तभी उसे कटीली झाड़ी में से घोड़े की पूंछ उलझती हुई नजर आई। वह बड़बड़ाता हुआ झोपड़ी के मालिक के पास जाकर गुस्से से बोला, इस ठहरने से अच्छा यही था कि तू ठहरने से इनकार कर देता। क्या हो गया भाई, मेरे घोड़े की कितनी सुंदर पूंछ थी, देख उसका कैसे सत्यानाश हुआ। मैं तो न्यायाधीश के पास जाकर तेरे ऊपर मुकदमा दायर करूंगा। वह सेठ यह कहकर बिना पूंछ के घोड़े के साथ सवार होकर चला गया। न्यायाधीश बहुत पाखंडी आदमी था, सदा धनवान व्यक्तियों के पक्ष में ही निर्णय देता था। शाम को न्यायाधीश की अदालत से सुबह के लिए बुलावा आ गया। वह सुबह उठकर न्यायाधीश की अदालत की तरफ चल दिया। रास्ते में सोचने लगा, अगर न्यायाधीश ने सही निर्णय नहीं किया तो मैं उसकी नाक काट दूंगा। ऐसा सोचकर उसने नुकीला कांच का टुकड़ा उठा लिया और अपने अंगोछे के पल्लू में बांध लिया। सोचते हुए पहाड़ी से उतर रहा था कि वह पहाड़ी से लुढ़क गया। नीचे एक सड़क थी। उस सड़क पर एक तांगे में एक बूढ़े बीमार को वैद्य के पास ले जाया जा रहा था। वह सीधा लुढ़क कर बुड्ढे के पैर पर जा गिरा और बुड्ढा मर गया। बुड्ढे के लड़के भी उसके साथ थे। उन्होंने उस झोपड़ी वाले को पकड़ लिया और बोले, अरे मनहूस, क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा था? तू यमदूत के समान कहाँ से आ पड़ा और हमारे पिता के प्राण हर लिए। हम तुझे न्यायाधीश के पास सजा दिलवाएंगे। अब तो मरे हुए बुड्ढे के लड़कों ने भी अपना तांगा न्यायाधीश की अदालत की तरफ मोड़ दिया। न्यायाधीश की अदालत में झोपड़ी वाले पर सेठ का मुकदमा शुरू हुआ। तभी बुड्ढे के लड़कों ने भी अपनी पूरी कहानी सुना दी। यह सुनकर न्यायाधीश ने झोपड़ी वाले गुस्से से घूरा। न्यायाधीश के घूरने से वह डर से कांपने लगा और अंगोछे में बंधे कांच को टटोल कर देखने लगा। अंगोछे में बंधी वस्तु को टटोलने का मतलब न्यायाधीश ने समझा कि झोपड़ी वाला अपने अंगोछे में बंधी वस्तु को रिश्वत के रूप में देने का प्रयास कर रहा है। यह देखकर न्यायाधीश कुछ देर मुकदमे को ध्यान से सुनने का नाटक करता रहा। फिर उसने अपना फैसला सुनाया। घोड़े वाले सेठ, वास्तव में घोड़े की पूंछ अकड़ने में झोपड़े वाले का ही हाथ है। तुम ऐसा करो, जब तक तुम्हारे घोड़े की पूंछ पहले की तरह नहीं उगाती तब तक तुम इस घोड़े को झोपड़ी वाले को दे दो।
न्यायाधीश का फैसला सुनकर सेठ ने माथा पीट लिया। अब न्यायाधीश ने बुड्ढे के लड़कों से कहा, भाइयों, पिता के मरने का मुझे दुख है। जिसने तुम्हारे पिता की हत्या की है वह आपके तांगे में बैठकर उसी पहाड़ी से गुजरे और तुम चारों भाई एक एक करके पहाड़ी से लुढ़ककर उसके ऊपर गिरना, जिससे वह बच नहीं पाएगा। इतना कहकर न्यायाधीश ने अदालत समाप्त कर दी। न्यायाधीश के इंसाफ से झोंपड़ी वाला बहुत खुश हुआ, किंतु सेठ और बुड्ढे के लड़कों का मुंह तर आया। सेठ जल्दी से उसके पास पहुंचकर बोला, मुझे क्षमा कर दो। अगर घोड़े को अगर तुम ले लोगे तो मेरा बहुत नुकसान होगा, इसलिए तुम कुछ रुपए लेकर मुझसे सुलह कर लो। झोपड़ी वाले ने कुछ रुपए लेकर सुलह कर ली। बुड्ढे के लड़के झोपड़ी वाले से गिड़गिड़ाते हुए बोले, अरे भैया, पहाड़ी से गिरकर तो हमारा दम ही निकल जाएगा। तुम हमसे भी रुपए लेकर इस झगड़े से जान छुड़ाओ। उसने लड़कों से भी धन ले लिया और न्यायाधीश का शुक्रिया अदा करने पहुंचा। अरे शुक्रिया कैसा, यह तो तुम्हारे अंगूछे में बंधे कीमती रतन का कमाल है। न्यायाधीश कुटिलता से मुस्कुराकर बोला, ओहो, तो यह बात है, तब तो आप चूक गए। यह रतन नहीं, कांच का टुकड़ा है। यह कहकर अंगूछे में बंधे कांच के टुकड़े को न्यायाधीश के आगे रखा और वहां से चल दिया। लालची न्यायाधीश उसे जाता हुआ देखता रहा। बहुत समय पहले की बात है। एक पहाड़ पर एक बूढ़ा सांप रहता था। वह इतना बूढ़ा हो गया था कि वह शिकार भी नहीं कर सकता था। छोटे छोटे जानवर भी उसे चिढ़ाने लगे। एक चूहा नाचते हुए बोला, आजा आजा, खा ले, आजा आजा। सांप सोचने लगा, अయ్యో, अब मैं क्या करे, ये छोटे छोटे जानवर भी मेरे को बहुत सताने लगे हैं। मेरे को खाना खाना मुश्किल हो गया है। तभी उसे एक तरकीब समझ में आई। वह पहाड़ के पास बने तालाब के पास गया। वह तालाब मेंढकों से भरा हुआ था। वहां उसने संत होने का दिखावा किया। तालाब के किनारे वह आंखें बंद कर कर बैठ गया। तभी वहां से कुछ मेंढक जा रहे थे। उसमें से एक ने सांप को देखा तो उसे हैरानी हुई कि सांप शिकार नहीं कर रहा है। वह डरते डरते सांप से दूर होकर बोला, अरे सांप महाराज, आप ऐसे क्यों बैठे हैं? सांप बोला, आया, मैंने शिकार करना छोड़ दिया। मैं दिन रात शिकार करता था। कल रात में मेंढक का पीछा करते करते आश्रम में चला गया। वहां साधुओं की पूजा में विघ्न पड़ गया। मेंढक तो चले गया, पर साधुओं को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने मुझे शाप दे दिया कि तुम हमेशा मेंढकों की सेवा में करना। अभी मैं इसलिए तुम्हारी सेवा करने के लिए इधर आ गया हूँ। वह मेरी सवारी करेंगे, मैं केवल वही खाएगा जो वो मुझको खाने को देंगे। इसलिए मैं तुम लोगों की सेवा करने आया हूँ। मेंढक ने यह कहानी दूसरे दोस्तों को बताई और ये बात वहां के राजा को भी पहुंची। मेंढकों का राजा सांप से मिलने उसे आया। उसे सांप पर यकीन नहीं हो रहा था। सांप ने उसे अपने सर पर बैठाकर घुमाया। फिर कुछ दूसरे मेंढक भी सवारी करने आ गए। इस तरह कुछ दिन आराम से बीते। मेंढक रोज शाम को सवारी का मजा लेते। एक दिन राजा ने देखा कि सांप बहुत धीरे धीरे चल रहा है। उसने इसका कारण पूछा, सांप महाराज, आप इतना धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं? सांप बोला, महाराज, मैं बहुत भूखा, मैंने कुछ नहीं खाया है। राजा ने उसे इजाजत दे दी कि वह छोटे छोटे मेंढकों को खा सकता है। सांप ने उसे धन्यवाद दिया और वह छोटे मेंढकों को ही खाने लगा। जल्दी ही सांप छोटे छोटे मेंढक सारे खा गया। राजा को इस बारे में पता नहीं लगा। अब सांप धीरे धीरे बड़े मेंढकों को भी खाने लगा। एक दिन मेंढकों के राजा ने सांप और उसके दोस्त की बात सुन ली। सांप अपने मित्र को बता रहा था, देखो मैंने कैसे मेंढकों को मूर्ख बनाया। अब मैं बजे से भरपेट भोजन करता है। दूसरा सांप बोला, अरे भाई, तेरे तो मजे हैं यार, मुझे भी कोई ऐसा नुस्खा बताना। यह सुनकर मेंढकों के राजा को बहुत गुस्सा आया। थोड़ी दूरी पर एक बाज रहता था। मेंढकों के राजा ने उससे मिलकर सांप को सबक सिखाने का निर्णय लिया। वह शाम के समय बाज के पास जाकर बोला, हे दयावान पक्षीराज, हम पर बहुत मुसीबत आन पड़ी है। इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। एक सांप ने हमें मूर्ख बनाकर हमारे कई दोस्तों और रिश्तेदारों को खा लिया है। हमारी मदद करो। बाज अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुआ। बाज बोला, ठीक है, मुझे उसके पास ले चलो, देखता हूँ मैं उसको।
अगले दिन मेंढक सांप को तालाब के पास जहां बाज रहता था वहां ले गया। बाज ने उस पर झपट्टा मारकर उसका काम तमाम कर दिया। इस तरह मेंढकों के राजा ने अपने सभी साथियों की जान बचा ली और फिर कसम खाई कि इस तरह की गलती कभी नहीं करेगा। एक गांव में रामलाल नाम का व्यक्ति रहता था। वह घर को रंगने का काम करता था। वह अपना काम बड़ी ईमानदारी और मेहनत से करता था, परंतु मेहनत करने के बाद भी वह बहुत कम ही कमा पाता था। एक दिन गांव के जमींदार रतनलाल ने उसे अपने पास बुलाया और बोला, देखो रामलाल, मेरे पास एक नाव है, तुमको उस पर रंग करना है और उसको रंग आज के दिन ही करना है। रामलाल ने हामी भरी और बोला, जी महाराज, ठीक है, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। जमींदार रतनलाल ने उससे पूछा, अच्छा बताओ कितने लोगे? रामलाल बोला, महाराज वो नाव रंगने के मैं 1500 रुपये लूंगा। जमींदार बोला, अरे कैसी बात करते हो, 1500 रुपये उस नाव को रंगने के? दिमाग खराब हुआ है तुम्हारा? मैं तुम्हें सिर्फ 1000 रुपये दूंगा। बेचारा रामलाल, काम ना होने के कारण उसे ये बात माननी पड़ी और वह 1000 रुपये में ही तैयार हो गया। जमींदार ने अपने नौकर को बुलाया, अरे हरिया, इधर आओ, जाओ रामलाल को नदी के पास खड़ी नाव के पास ले जाओ, इसे नाव दिखा दो और समझा दो कौन सा रंग करना है। नौकर बोला, जी जमींदार जी, मैं इसे ले जाता हूँ, चलो रामलाल। रामलाल अपने घर से रंग लाकर उसके साथ चल दिया। थोड़ी देर चलने के बाद नदी किनारे उसे नाव दिखाई दी। वह जब रंग कर रहा था तो उसने देखा कि नाव में एक छेद है। उसने सोचा, यदि मैं इसे ऊपर केवल रंग कर दूं तो यह नाव डूब जाएगी। पहले मैं इस छेद को भर देता हूं, फिर रंग करता हूं। नाव का रंग पूरा होने पर वह जमींदार के पास गया और बोला, जमींदार साहब, मैंने आपकी नाव को रंग दिया है, एक बार आप देख लीजिए। जमींदार ने नाव को देखा और बोला, लग तो ठीक रही है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ कल पैसे लेने आना। रामलाल ने जमींदार से कहा कि मेरे पास और पैसे नहीं हैं, आप मुझे दे दीजिए, परंतु जमींदार ने उसे पैसे नहीं दिए। वह बेचारा दुखी होकर अपने घर चला गया। अगले दिन जमींदार की बीबी और उसके 2 बच्चे नाव में बैठकर नदी के पार घूमने चले गए। शाम को जब जमींदार का नौकर लौटा तो उसने घर के बाकी सदस्यों घर में ना देखकर जमींदार से पूछा, मालिक, बाकी सब लोग कहाँ हैं? तो जमींदार ने बताया, अरे वह तो नाव में बैठकर नदी के पार घूमने गए हैं, अभी नाव को रंग कराया था ना, इसलिए सब लोग घूमने गए हैं। नौकर ने जमींदार को बताया, अरे मालिक, उसमें तो छेद था। अब जमींदार बहुत परेशान हुआ, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी ही देर में जमींदार की बीबी और उसके बच्चे घर वापस लौट आए। जमींदार बड़ा खुश हुआ। उसने अपनी बीबी बच्चों से पूछा, अरे तुम सही सलामत कैसे लौट आए? नाव में तो छेद था ना? उसकी बीबी ने बताया कि नाव में छेद नहीं था। अब जमींदार बड़ा खुश हुआ। उसको रामलाल की याद आई। उसने अपने नौकर को रामलाल को बुलाने के लिए भेज दिया। जब रामलाल जमींदार के पास आया तो जमींदार ने उसे उसके पैसे दे दिए। रामलाल ने जब उसे गिना तो वह 6000 रुपये थे। रामलाल ने कहा, मालिक, लगता है आपसे गलती हो गई है, आपने मुझे 1000 के बदले 6000 रुपये दे दिए हैं। जमींदार बोला, रामलाल, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी काम के प्रति निष्ठा को देखते हुए यह तो बहुत कम है। तुमने नाव में रंग करते समय जो छेद भरा था उसकी वजह से आज मेरे परिवार की जान बच गई। रामलाल पैसे लेके घर चला गया। वह बहुत खुश था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ईमानदारी और मेहनत से काम करने का नतीजा हमेशा अच्छा ही होता है। सदानंद एक व्यापारी था, पर व्यापार में वह अपना सारा धन गवा बैठा था और निर्धन हो गया था। जब वह नगर में किसी तरह कोई काम खोज नहीं सका तो उसने तय किया कि वह किसी दूसरे स्थान पर जाकर धन कमाकर लाएगा और अपना धंधा फिर शुरू करेगा। उसने सामान की एक पोटली तैयार की। जब वह घर से निकलने से पहले घर का चक्कर लगा रहा था तो उसने अपना खानदानी तराजू देखा। यह तराजू उसे अपने पिता से विरासत में मिला था, इसलिए वह चाहता था कि उसकी तराजू वापसी तक किसी के पास सुरक्षित रहे। वह अपने एक पड़ोसी व्यापारी रत्नाकर के पास जाकर बोला, भाई, मेरे वापस आने तक
आप इस लोहे के तराजू को संभाल कर रख लीजिए। तराजू को रत्नाकर के पास रखने के बाद वह दूसरे नगर में चला गया। धीरे धीरे वह एक धनी व्यक्ति बन गया। इसके बाद वह अपने नगर लौट आया ताकि कमाई गई संपत्ति से वह अपना व्यापार शुरू कर सके। कुछ दिन बाद उसे अपने खानदानी तराजू की याद आई। वह अपने पड़ोसी रत्नाकर के पास जाकर उससे अपना तराजू वापस मांगने लगा। ओह अच्छा, वह लोहे का तराजू, माफ करना दोस्त, वह तो मैं वापस नहीं कर सकता, उसे तो चूहे कुतर गए। कहते हुए पड़ोसी ने उसे टालने का प्रयास किया। रत्नाकर की बात सुनकर सदानंद को पता लग गया कि वह तराजू देना नहीं चाहता। उसने सोचा क्यों ना वह भी इसके साथ एक चाल चले ताकि रत्नाकर को अपनी भूल का एहसास हो। उसने कहा, कोई बात नहीं भाई, मैं समझ सकता हूँ, आप परेशान ना हो। चूहे इसी तरह सारा सामान खराब कर देते हैं। मैं नदी पर नहाने जा रहा हूँ, आप अपने बेटे को मेरे साथ भेज दें, वह जरा मेरे कपड़ों की देखभाल कर लेगा। पड़ोसी ने अपने बेटे को सदानंद के साथ भेज दिया। जब सदानंद नहाकर आया तो उसने लड़के को कुछ समय के लिए नदी के पास ही पेड़ के पीछे छुपा दिया। रत्नाकर ने जब सदानंद को अकेले आते हुए देखा तो वह हैरान रह गया और चिंतित होते हुए बोला, मेरा बेटा कहाँ है, वह वापस क्यों नहीं आया सदानंद? सदानंद ने कहा, माफ करना, जब मैं नहा रहा था तो जाने कहां से एक बड़ा सा पक्षी आया और तुम्हारे बेटे को उड़ा कर ले गया, मैं उसे बचा नहीं सका। झूठे कहीं के, पक्षी मेरे बेटे को उड़ा ले गया? ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। बेशक ऐसा हो सकता है, जब चूहे मेरा लोहे का तराजू खा सकते हैं तो पक्षी भी तुम्हारे बेटे को उड़ा के लेके जा सकता है, सदानंद ने कहा। सदानंद की बात सुनकर रत्नाकर समझ गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उसका तराजू से वापस कर दिया। सदानंद ने भी पड़ोसी के बेटा सही सलामत लाकर दे दिया। दोनों ने एक दूसरे को माफ कर दिया और अब शांति से रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर कोई हमें कोई भी सामान किसी विश्वास के साथ देता है तो हमें उसका विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए।